बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। कोलकाता डॉक्टर रेप केस अब किसी से छिपा नहीं है, मगर ऐसी दरिंदगी को अंजाम देने वालों को जरूर कोई ना कोई छिपाने और बचाने दोनों की ही कोशिश कर रहा है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे केस से जुड़े लगभग 7 लूप होल्स हमें ऐसे मिले हैं जिससे लगभग क्लियर होता है कि संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है, लेकिन बाकी मुजरिमों को बचाने की कोशिश जरूर हो रही है। इसीलिए ही ऑन द बिहाफ ऑफ होल नेशन मैं कोलकाता सरकार और पुलिस के सामने ये 7 सवाल रखने की कोशिश करूंगी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि दरिंदों को बचाने के लिए एविडेंस के साथ बहुत बड़ी टैंपरिंग की गई है। इसे समझने के लिए हमें इंसिडेंट की पूरी टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत कैसी थी वो ऑलरेडी आप सुन ही चुके हैं। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे लगातार की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर्स को कंटिन्यूअस डे एंड नाइट इमरजेंसी और पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उनका खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ इस दौरान हॉस्पिटल में ही होता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनकी 4 कोलीग्स खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आए थे, जहां वो लोग नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और उन सब का डिनर होने के बाद चारों कोलीग्स अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए। लेकिन विक्टिम डॉक्टर हेक्टिक ड्यूटी के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, इसीलिए वो वहीं पर सेमिनार हॉल में ही थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब सुबह के 4 बजे अक्यूज्ड यानी कि संजय रॉय ने रूम में एंट्री ली, जिसके बाद उसने डॉक्टर का रेप किया, उसे फिजिकली असॉल्ट किया और इसी दौरान यानी कि रात 3 से 5 बजे के बीच विक्टिम की डेथ भी हो गई। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, मगर बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में हमें अब तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। अब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन उनके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? इसके 3 घंटे बाद सुबह के 10:30 बजे। और इसके बाद भी जब पेरेंट्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को एक बार देखने तक नहीं दिया गया। उनको 3 घंटा खड़ा रखा गया। उनके पेरेंट्स रोते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी को एक बार देखने दो, बट उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। 3 घंटे बाद जब फाइनली पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी की ऐसी हालत थी जिस हालत में कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को नहीं देख सकता है। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे। शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड प्राइवेट पार्ट्स। विक्टिम की बॉडी पर एक कपड़ा तक नहीं था। मतलब कि पूरी बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में बता सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर और रेप केस है। लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को एक सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था, और यही है इस केस का पहला लूप होल नंबर 1। आखिर रेप और मर्डर केस को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया? दूसरी बात, आखिर क्यों उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक वेट कराया गया? बॉडी तक क्यों नहीं दिखाई गई उन्हें? क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचा रही थी या फिर अंदर एविडेंस की टैंपरिंग हो रही थी? और इस सबसे भी ज्यादा शर्मनाक बात उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने की, जिन्होंने बिना कोई ऑटोप्सी के ही, बिना कोई प्री इन्वेस्टिगेशन किए डायरेक्टली जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया है। आखिर ऐसे प्रिंसिपल को इतनी जल्दी कोई वर्डिक्ट देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या इसमें हॉस्पिटल के और भी लोग इन्वॉल्व थे जिससे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे? ये सारे के सारे आरोप विक्टिम के घर वाले भी हॉस्पिटल पे लगा ही रहे हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की कि इस केस को कैसे ना कैसे करके खामोश कर दिया जाए, उसे दबा दिया जाए। लेकिन जब ये बात इस हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स तक पहुंची, स्टाफ तक पहुंची, तो वो इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट पर उतर गए। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया फैल गया और सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा एकदम से वायरल हो गया। इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था, और जब उनकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि डॉक्टर को बुरी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उनका ब्रूटल रेप हुआ है। अब्डोमेन, राइट हैंड एंड लिप्स भी विक्टिम के बुरी तरह से इंजर्ड थे। यहां तक कि विक्टिम की कॉलर बोन तक क्रश करी जा चुकी थी।
रिपोर्ट्स ने क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड का केस तो बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात को 4 बजे संजय रॉय नाम का एक इंसान सेमिनार हॉल में गया था। सेमिनार हॉल में पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला जो चेक करने पर उसके फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, यानी कि यही पर्सन डेफिनेटली कल्प्रिट था। इसीलिए पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया और उसने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। अब ये संजय रॉय आखिर है कौन? तो ये जो संजय रॉय हैं ये किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्टेड है ही नहीं, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर है वहां का और ना ही वो कोई मेडिकल पर्सनल है। बेसिकली 2019 से संजय कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविक वॉलंटियर की तरह काम करता आ रहा था। सिविक वॉलंटियर मतलब कि वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक काम में जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स के हिसाब से संजय अक्सर कोलकाता पुलिस का टी शर्ट पहन के घूमता था। उसने अपने बाइक में भी कोलकाता पुलिस का प्लेट लगाया हुआ था। और यहीं पर शुरू होता है लूप होल नंबर 4 कि एक हॉस्पिटल में जहां किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग कार्ड के एंट्री तक नहीं मिलती है, वहां इस बंदे को रात के 4 बजे बिना कोई रोक टोक के एंट्री कैसे मिल जाती है? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड तो होते ही होंगे, उन्होंने इस बंदे को रोका क्यों नहीं? पांचवा लूप होल बहुत ही बड़ा है कि आखिर क्यों इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं की जा रही है। अगला सवाल जो लूप होल से निकल रहा है वो ट्विटर के बेसिस पर आ रहा है, क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जहां वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर रिनोवेशन चालू कर दिया गया है और पुलिस भी वहीं बैठी हुई है। आमतौर पर तो किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, तो ये जानते हुए भी कि इतना बड़ा क्राइम यहाँ पर हुआ है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन आखिर किसने दी? क्या ये कंस्ट्रक्शन जानबूझ के किया जा रहा है ताकि सबूतों को मिटाया जा सके? फिलहाल इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो यही क्लेम कर रहे हैं। एक और बात कि संजय रॉय का ये कोई पहला क्राइम नहीं है। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों पहले ही ऑलरेडी उनके अगेंस्ट एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने की कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन इस पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इस केस के भी पहले एक और औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में एक कहकर रिपोर्ट दर्ज की थी कि रॉय पिछले 3 महीने से उसे फोन करके परेशान कर रहा है, उसे हरेस कर रहा है। उस लेडी के एलिगेशंस थे कि रॉय ने पहली बार उसे मेडिसिन खरीदने के बहाने आरजी मेडिकल हॉस्पिटल से ही उस लेडी से कांटेक्ट किया था और फिर प्रिस्क्रिप्शन से उसने उसका नंबर चुरा लिया, जिसके बाद लगातार रॉय उस पर प्रेशर डाल रहा था और धमकी दे रहा था कि वो लेडी उससे मिलने आए। अगेन इस पर वहां की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अरेस्ट के बाद संजय रॉय के फोन से पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिला है। जब उसके पड़ोसियों से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि संजय की 4 बार शादी हो चुकी है और उसकी 3 वाइफ उसे छोड़कर चली गई हैं उसके अब्यूजिव बिहेवियर की वजह से, और 4th वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर के चलते। क्या ये चीज हैरान करने वाली नहीं है? जब वही सेम आदमी सेम हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ पहले भी बदतमीजी कर चुका है, उसके ऊपर से उसकी हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के उस पर कितने सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, फिर भी उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? क्या पुलिस एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? बस यही इस वीडियो का 7वां लूप होल और आखिरी सवाल है कि जब इस संजय रॉय की पास्ट हिस्ट्री क्लियरली शो करती है कि वो एक क्रिमिनल है, फिर भी वो कैसे एक सिविक वॉलंटियर बन सकता है? अब ये केस सिर्फ एक परिवार का नहीं रह गया है बल्कि पूरे देश का केस बन चुका है। इसीलिए आज पूरा देश ये देखना चाहता है कि आखिर इस केस में किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेटिक बैकिंग है? क्या संजय को एक स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा बनाकर पुलिस के हवाले करके बाकी रेपिस्ट को बचाया जा रहा है? क्योंकि जो रीसेंट रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस ब्रूटैलिटी से डॉक्टर को मारा गया है, उस क्राइम को कोई एक बंदा अंजाम दे ही नहीं सकता है। ये एक प्रॉपर केस है गैंग रेप का। तो फिर मेरा सवाल है कि बाकी रेपिस्ट कहां हैं? उन्हें कहां छिपा दिया गया है? क्या वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं? सबसे शर्म की बात तो हमारे समाज की ये है कि आखिर में जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है तो हमारी सोसाइटी के कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली विक्टिम को ही गलत ठहराने लग जाते हैं। निर्भया केस में मैक्सिमम लोगों का पहला रिस्पॉन्स था कि वो लड़की आखिर देर रात तक बाहर थी ही क्यों, लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे, लड़की कैसे बात कर रही थी, ये सब बोलना बहुत आसान है। लेकिन अब उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि इस केस में आप क्या कहकर लड़की को गलत प्रूव करेंगे? इसमें तो वो लड़की सिर्फ अपनी जॉब कर रही थी, यानी कि असल प्रॉब्लम ना किसी के लिए बाहर तक जाने में है, ना किसी के छोटे कपड़े पहनने में है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है संजय रॉय जैसे लोगों में, उनकी सोच में और हमारी सोच में। याद रखना, जब भी आप किसी भी हादसे में सीधे लड़की पर आरोप लगाते हैं, आप देश के ऐसे क्रिमिनल को खुली छूट दे देते हैं जो दोबारा से उसे ऐसे ही एक और सीरियस क्राइम करने के लिए बढ़ावा दे देता है।
इसीलिए इस बार हमें सिर्फ कैंडल मार्च करके शांत नहीं हो जाना है। निर्भया के कातिलों को 7 सालों बाद सजा हुई थी, जबकि ये सब जानते थे कि उन्होंने ही क्राइम किया है, जो कि हमारे देश के सिस्टम पर थूकने जैसा है। लेकिन इस बार मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस केस से रिलेटेड कोई भी वीडियो जैसे ही देखें, उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को याद से टैग करें, ताकि विक्टिम और उसके परिवार वालों को जल्दी से न्याय मिल सके। नमस्कार।